हाँ देखो बेटा, इसमें हम लोग अब गैसों के मोल की आज बात करेंगे, ठीक है, कि गैस के मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ मोल ऑफ गैस, मोल्स ऑफ गैस। तो देखो, गैस के मोल कभी आपको निकालने को बोला जाए तो उसके लिए हम लोग गैसों के आइडियल नेचर को एज्यूम करते हैं, ठीक है। एज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर ऑफ गैस, मतलब गैस के आइडियल बिहेवियर को कंसीडर करते हुए हम लोग एक इक्वेशन अप्लाई करते हैं, और उस इक्वेशन को बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन। तो जब भी बेटा आपको गैस के मोल निकालने को बोला जाए तो हम लोग वहां पे आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प लेंगे, ठीक है। ये क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन? तो इसका फॉर्मूला हो सकता है आपने पढ़ा भी हो। क्या होता है, किसी को पता है आइडियल गैस इक्वेशन? वॉल्यूम एट एसटीपी। तो P is equal to नहीं nRT. V1 upon T1 is equal to P2 upon T2. P is equal to nRT. देखो, कई सारे आंसर दे दिए आप लोगों ने। आइडियल गैस इक्वेशन ये होती है, अभी एक बच्चे ने बताया, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अगर आइडियल गैस इक्वेशन पूछी जाए तो आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी को बोलते हैं, ठीक है। और जैसे अभी आपने बताया P1 V1 इक्वल टू P2 V2, वो एक्चुअली बॉयल्स लॉ होता है, और वो आता है इसी इक्वेशन से। मतलब इस आइडियल गैस इक्वेशन से तीन लॉ हम लोग पढ़ेंगे गैसेस स्टेट चैप्टर में, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुसॉफ लॉ, वो इसी इक्वेशन से ही एक्चुअली आते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग को केवल इस इक्वेशन पे ही फोकस करना है। इस इक्वेशन में देखो कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे पहले तो हम लोग को ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देखो, जिसमें पी जो है ये एक्चुअली गैस के प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पी क्या है? पी है प्रेशर ऑफ गैस। अच्छा, यूनिट का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस में यूनिट में ही गलतियां होने के चांसेस रहते हैं। तो जब भी ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे तो उसमें गैस का प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लेना होगा। मतलब प्रेशर शुड बी इन एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लेना होता है। वी जो होता है ये गैस का वॉल्यूम होता है। वी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ गैस। और इसको लीटर में लेते हैं, गैस का वॉल्यूम लीटर में लेते हैं। बट सर ये तो एवोगाड्रोस लॉ होता है ना? एवोगाड्रोस लॉ क्या इसकी होता है? एवोगाड्रोस लॉ इसको कहते हैं ना एवोगाड्रोस लॉ फॉर गैस। नहीं, इसको नहीं बोलते हैं। एवोगाड्रोस लॉ डिफरेंट होता है। वो होता है वॉल्यूम V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2। इसको एवोगाड्रोस लॉ बोलते हैं, ठीक है। ये आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, आर क्या होता है यहाँ पे? आर ये कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का मतलब ये है कि ये जो कांस्टेंट है वैसे ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, और ये गैस के नेचर से इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। ये गैस के नेचर से क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फ्रॉम नेचर ऑफ गैस। मतलब कोई भी गैस हो उसके लिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है। और इसकी वैल्यू होती कितनी है? तो इसकी वैल्यू लीटर एटीएम सिस्टम में 0.0821 होती है। ये लीटर एटीएम सिस्टम में होती है ना। इसकी इसकी तीन डिफरेंट वैल्यूज डिफाइन की गई अलग अलग सिस्टम में, लेकिन ये किस सिस्टम में? ये लीटर एटीएम सिस्टम में। और टी जो होता है ये टेम्परेचर होता है, और टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन। इस फॉर्मूले को जब भी हम लोग लगाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन। मतलब टेम्परेचर आपको केल्विन में ही लेना पड़ेगा। अगर आप टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ले लेंगे तो फिर आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अच्छा, इस चैप्टर में हम लोग जो फोकस करेंगे मोल्स पे करेंगे, क्योंकि देखो हम लोग मोल ही कैलकुलेट करेंगे गैसों के।
तो अगर मैं मोल को एक तरफ ले लूं, बाकी सारे टर्म एक तरफ ले लूं, है ना, क्योंकि ज्यादातर हमें मोल ही निकालने पड़ेंगे, तो एन, मोल को एन से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा एन इज इक्वल टू पीवी अपॉन आर टी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ये दोनों एक ही बात है, ऊपर वाला फॉर्मूला लिखो चाहे नीचे वाला, लेकिन ज्यादातर हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में ये इस तरह से लगा देंगे फॉर्मूला, क्योंकि हम लोग को मोल्स जनरली ज्यादातर क्वेश्चंस में मोल कैलकुलेट करने होंगे। ठीक है, बोलो इतनी बात समझ में आ गई सभी को? यस सर। है ना। अब इसमें सबसे जो बेसिक है, बहुत बेसिक बात अब आपको समझनी है कि जब आप इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो मोल, गैसों के मोल निकालने के लिए आपको गैस का प्रेशर दिया जाएगा क्वेश्चन में, गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है वो दिया जाएगा, आपको टेम्परेचर दिया जाएगा, आर की वैल्यू हम लोग अपनी तरफ से ले लेंगे 0.081, है ना। अच्छा, ये भी ध्यान रखिए 0.0821 को अप्रोक्सीमेटली 1/12 भी लिख देते हैं। ठीक है, ये भी लिख लेना, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1/12 लिखने से थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो, है ना, 1/12 करके देखोगे तो, हाँ क्या कह रहे हो बेटा? कंसीडर सर, इसके ऊपर एक पीवाई क्यू भी आया था जहाँ पे आर कंसीडर करना है। हाँ, क्या पी वाई क्यू आया था? यस सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सर एक क्वेश्चन मैंने देखा था, सर उसमें आर कंसीडर करना था, मोल्स का ही था सर क्वेश्चन। हाँ हाँ, नहीं क्वेश्चन तो खूब सारे मिल जाएंगे आप लोगों को इस पे, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। 2019। क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें कई सारे, और भी पीछे जाओगे तो और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, है ना। तो अभी इसमें देखो, इसमें क्वेश्चंस जब आपको दिए जाएंगे तो यूनिट्स का हम लोग को बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, कि जैसे बेटा प्रेशर हम लोग को एटीएम में लेना है ना, लेकिन आपको ज्यादातर प्रेशर एटीएम में दिया नहीं जाएगा, प्रेशर आपको हो सकता है किसी दूसरी प्रेशर की यूनिट में दिया जाएगा, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। ठीक है, जैसे वॉल्यूम लीटर में लेना होगा, और कई बार आपको वॉल्यूम लीटर में ना दे के मीटर क्यूब में दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, कि आपको जिस यूनिट में रिक्वायर्ड है उस यूनिट में ना देकर, हो सकता है किसी दूसरी यूनिट में दे दिया जाए, तो आपको कन्वर्जन्स आने चाहिए। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन्स, तो पहले हम लोग यूनिट्स कन्वर्जन डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, है ना, क्योंकि यूनिट्स आपको हर एक क्वेश्चन में ज्यादातर चेंज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यूनिट्स ऑफ प्रेशर, यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड देयर कन्वर्जन। प्रेशर की कौन कौन सी यूनिट होती है और उनका कन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, तो देखो प्रेशर को कई डिफरेंट यूनिट से मेजर किया जाता है ना। प्रेशर की वैसे हमारे मतलब में मतलब कि गैसों के लिए जब हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला, तो हमारे मतलब की सबसे मेन यूनिट तो यही है एटीएम, हम लोगों को प्रेशर एटीएम में ही लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन केवल एटीएम ही एक यूनिट नहीं होती है, प्रेशर को और भी कई सारे से डिफरेंट यूनिट से मेजर किया जाता है। जैसे प्रेशर की कोई पूछे कि एसआई यूनिट क्या होती है ना, तो प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल होती है, हाँ बिल्कुल सही, पास्कल या पास्कल, ये वाली यूनिट लिख लीजिएगा एसआई यूनिट। ठीक है, अच्छा और भी यूनिट होती हैं, जैसे आप मिलीमीटर मरकरी लिख लो, ठीक है, सेंटीमीटर मरकरी लिख लो, बार लिख लो, टॉर लिख लो, ये सारी यूनिट बेटा प्रेशर की होती है। तो आपको प्रेशर इनमें से किसी भी यूनिट में क्वेश्चन में दिया जा सकता है, तो हम लोग को क्या करना होगा, आपको अल्टीमेटली किसी भी यूनिट में दिया जाए, लेकिन आपको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, फाइनली एटीएम में लाना होगा प्रेशर को, है ना। तो आपको ये सारे कन्वर्जन्स भी करने आने चाहिए,
तो देखो मैं लिखता हूँ, एक एक कन्वर्जन समझते जाइए। जैसे सबसे पहला कन्वर्जन मैं बता रहा हूँ, एटीएम और पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में क्या कन्वर्जन होता है ना। तो देखो वन एटीएम इज इक्वल टू बोलते हैं 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक एटीएम में इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं या इतने ही पास्कल होते हैं, ठीक है। वन एटीएम में 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। ये कन्वर्जन है। तो जब भी हम लोग को एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट करना होगा या पास्कल को एटीएम में कन्वर्ट करना होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ज्यादातर तो हम लोग को पास्कल को ही एटीएम में कन्वर्ट करना होगा, तो हम लोग इस नंबर से डिवाइड कर देंगे, है ना। हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू से क्या कर दिया करेंगे, डिवाइड कर दिया करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अगर सपोज गैस का प्रेशर, किसी गैस का प्रेशर दिया हुआ है 1.01 इंटू 10⁶ पास्कल, तो बताओ ये एटीएम में कितना हो जाएगा। सर 2। डिवाइड कर लेंगे इसको, है ना। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो पास्कल से एटीएम में निकालना है तो इस नंबर से डिवाइड करेंगे। अब देखो ये शुरुआत में नंबर मैंने काफी डेसिमल के बाद 5 डिजिट तक लिख दिया है, लेकिन बताएं आप लोग केवल 0.01 इतना ही याद रखो, है ना। क्योंकि डेसिमल के बाद थर्ड डिजिट या 4 डिजिट वाले नंबर से कोई लेना देना होता नहीं है हम लोग को, ठीक है। उसको राउंड ऑफ कर देते हैं हम लोग। तो ये अगर हम लोग डेसिमल के बाद अगर केवल से 2 ही डिजिट कंसिडर, मतलब न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में हम लोग केवल 2 ही डिजिट कंसिडर करेंगे, है ना, राउंड ऑफ करके। तो देखो ये तो कैंसिल ही हो गया, ये सीधे कितना आ गया, 10 एटीएम आ गया, है ना। ये पूरा कैंसिल ही हो गया, 10⁶ और 10⁵ कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। इसका मतलब ये एटीएम में कितना आ गया, 10 एटीएम आ गया, ठीक है। क्लियर क्लियर हो गया सभी को, यस सर। है ना। अब देखो दूसरा कन्वर्जन होता है एटीएम और मिलीमीटर मरकरी में। तो 1 एटीएम में 760 मिलीमीटर मरकरी होते हैं। 1 एटीएम इक्वल टू 760 मिलीमीटर मरकरी, ठीक है, 760 मिलीमीटर मरकरी। ये कन्वर्जन भी कई बार हम लोग को यूज करना होगा कि आपको प्रेशर, आपको सपोज 760 सॉरी आपको मिलीमीटर मरकरी में दिया गया हो और आपको अगर कन्वर्ट करना हो किसमें, एटीएम में, तो हम लोग कितने से डिवाइड कर देंगे, 760 से डिवाइड कर देंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज किसी गैस का प्रेशर आपको दिया है, प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस आपको दिया है 1520 मिलीमीटर मरकरी। तो आप इस प्रेशर को एटीएम में कन्वर्ट करो, बताओ कितना आएगा। 280 है। हाँ 2 एटीएम आ जाएगा, ठीक है, सही है। तो मिलीमीटर मरकरी से एटीएम में कन्वर्ट करना है तो बस आपको 760 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो कितना दिया हुआ देखो 1520 है, डिवाइड बाई 760 कर दो बेटा, तो ये बेटा ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा, एटीएम में आ जाएगा। और ये एक्चुअली इसका डबल लिया हुआ है मैंने, ठीक है। तो ये देखोगे तो सीधा 2 एटीएम आ जाएगा, ठीक है। 1520 760 का डबल है ना, क्लियर है। यस। यस। अच्छा, इसके बाद जैसे सेंटीमीटर मरकरी में, तो ये तो आसान है। मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो अगर मिलीमीटर 760 थे तो सेंटीमीटर 76 हो जाएंगे, है ना। तो ये तो ऊपर वाले से ही कनेक्ट हो जाए। अगर आपने ये ऊपर वाला याद किया हुआ है तो ये वाला तो आप खुद से भी लिख सकते हो, है ना। अच्छा, फिर आता है कि एटीएम और बार में क्या रिलेशन होता है ना। तो 1 एटीएम में बोलते हैं 1.0325 बार होते हैं,
1 ATM is equal to 1.0325 बार। ये एग्जैक्ट कन्वर्जन है। लेकिन वही बात है कि देखो हम लोग न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं कई जगह। तो फॉर न्यूमेरिकल्स, जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे क्वेश्चंस में, तो देखो ये जो नंबर है 1.03, ये 1 से थोड़ा सा ही तो बड़ा है ना। 1.03, अगर 3 को इग्नोर कर दें या राउंड ऑफ भी कर दें तो अप्रोक्सीमेटली 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग केमिस्ट्री में या फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में, हम लोग 1 एटीएम को अप्रोक्सीमेटली 1 बार ही ले लेते हैं, है ना। 1 एटीएम मोटा मोटा 1 बार लेके ही क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे। ठीक है ना। मतलब इससे करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा एरर आएगा, लेकिन वो एरर बहुत माइनर सी एरर होगी आंसर में। वो 10% से कम एरर आएगी, क्योंकि डेसिमल के सेकंड डिजिट आप देखो तो 3 है ना। तो फर्स्ट डिजिट 0 है, इसलिए वो एरर बहुत ही कम आएगी, है ना। तो हम लोग मोटा मोटा 1 एटीएम को 1 बार, जैसे मान लो आपको बोला गया कि एक सिलेंडर का प्रेशर है 80 बार है, तो हम लोग सीधे 80 एटीएम ले लेंगे। 80 बार बराबर क्या ले लेंगे, 80 एटीएम। ठीक है ना। और एक यूनिट कौन सी बच रही है, ये टॉर वाली है ना। अच्छा, टॉर जो होता है, टॉर एक्चुअली मिलीमीटर मरकरी, ये दोनों इक्वल होते हैं। ये दोनों सेम मतलब कन्वर्जन है इन दोनों में। आप इसको ऐसे समझ लो, ये दोनों यूनिट सेम है। 1 मिलीमीटर मरकरी इज इक्वल टू 1 टॉर होता है। 1 मिलीमीटर मरकरी इज इक्वल टू 1 टॉर, मतलब जितने मिलीमीटर मरकरी होते हैं उतने ही टॉर होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होते हैं एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, ये मतलब इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया, ये होते ही इक्वल है ना। मतलब इसमें कोई मैं अप्रोक्सीमेशन नहीं ले रहा हूँ। जैसे बार और एटीएम एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन वो तो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेने के बाद इक्वल हो जाते हैं। लेकिन मिलीमीटर मर्क्यूरी और टॉर एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक एटीएम, 1 एटीएम में जैसे मिलीमीटर मरकरी 760 होते हैं, तो टॉर भी कितने हो जाएंगे, 760। हाँ, 760 हो जाएंगे। इसका मतलब कि मिलीमीटर मरकरी से एटीएम में कन्वर्ट करते समय भी 760 से डिवाइड करना होगा, और टॉर से एटीएम में कन्वर्ट करते समय भी कितने से डिवाइड करना होगा, एटीएम से 760। 760। सर जब सेम ही हाँ यूनिट होती है तो टॉर यूज क्यों करते हैं? एक्चुअली क्या है कि दो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह से उसको डिफाइन किया है, अलग नाम दिया है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज वो दोनों सेम आती है। ठीक है, तो हम लोग तो दोनों को हम लोग तो सेम ही समझेंगे, लेकिन भाई जिन्होंने दिया है उन्होंने अलग अलग नाम दे दिए इसको। ठीक है, तो उसका बस यही रीजन है। कोई इंटर कर रहा था, सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ सिंह अपनी क्लास में है ना। यस यस सर। अच्छा। एक सिद्धार्थ सिंह 12th क्लास में भी है, तभी मैं पूछ रहा था। तो अच्छा देखो, ये इतनी यूनिट हो गई। अब इसमें एक मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूँ। अगर आपको कभी ऐसा कंपैरिजन करने को बोला जाए कि 1 एटीएम, 1 बार, 1 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, इनमें कंपेयर करने को बोला जाए, तो इसमें आपको अगर मैं बोलूं कि 1 एटीएम, 1 बार में 1 पास्कल, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, 180। 1 पास्कल। देखो वो बार आप शायद मेरी बात 180। अ, अ,
अच्छा जैसे मैं दो में चलो पहले कंपेयर करा तो 1 एटीएम और 1 बार में कंपेयर करो कि इन दोनों में कौन सी यूनिट बड़ी है। 1 एटीएम 1 बार से बड़ा है कि 1 बार 1 एटीएम से बड़ा है, इन दोनों में आप बताओ। 1 bar is bigger. इन So दोनों 180 So 180. ATM is so 180 So 1 ATM. is bigger. 1 एटीएम, एक 1 एटीएम बड़ी यूनिट है 1 बार से, है ना। अच्छा Yes. ऐसे बताओ 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। yes sir अब मैं आपसे Yes. पूछूं कि 1 केजी बड़ा है कि 1 ग्राम बड़ा है। kg. 1 kg. kg. 1 केजी बड़ा है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको देखना है कि 1 एटीएम में 1.305 बार है, मतलब 1 एटीएम बड़ी यूनिट है। इसको आप इसको बचपन में मैं ऐसे समझता था, मतलब मैं कैसे समझता था मैं उसको समझा देता हूँ, सर बता देता हूँ। मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो देखो यूनिट 1 घटता है। है ना, देखो यहाँ पे एक्चुअली दो यूनिट के बीच में इक्वलिटी लगी हुई है ना, ये दो यूनिट इक्वल करके लिखी गई है ना। तो देखो इसका मतलब ये है कि 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, मतलब ग्राम छोटा रहा होगा, है ना, तब जाके आपने जब 1000 से मल्टीप्लाई किया है 1 ग्राम में, तब जाके वो बराबर हुआ है 1 केजी के। ग्राम 1 ग्राम में जब आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया है, तब वो वैल्यू किसके बराबर आई, 1 केजी के। इसका मतलब 1 ग्राम छोटा होगा ना 1 केजी से, वो कितने टाइम छोटा होगा, 1000 टाइम छोटा होगा, है ना। तो Yes. ऐसे मतलब समझ लो कि 1 एटीएम में इतने बार है और ये वैल्यू 1 से बड़ी है, तो एक 1 से बड़ी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब जाके वो 1 एटीएम से बराबर हो रहा है। इसका मतलब 1 एटीएम 1 बार से बिगर है, ठीक है, या ग्रेटर है। ऐसे ही मैं सभी में कंपेयर करूं तो So 118 ये सबसे रिजल्ट बड़ा आता है। है। 1 ATM is bigger. 1 एटीएम सबसे बड़ा है, बिल्कुल सही। प्रेशर की जितनी भी यूनिट है उनमें 1 एटीएम सबसे बड़ी यूनिट है। 1 एटीएम 1 बार से बड़ी है। हाँ, सेकंड नंबर में 1 बार लिखिएगा, थर्ड नंबर में 1 सेंटीमीटर मरकरी, फिर 1 मिलीमीटर मरकरी, Torr. और हाँ इसको टॉर भी लिख सकते हो, है ना, ये दोनों तो एक ही हो जाएगा एक्चुअली। और लास्ट में पास्कल लिख लीजिएगा, पास्कल या न्यूटन पर मीटर। तो ये 1 पास्कल देखा जाए तो बाकियों की यूनिट मतलब कि 1 यूनिट से सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है। मतलब ऐसे आपको क्वेश्चन में कई बार पूछा जा सकता है कि किसी भी दो यूनिट में कंपेयर कराया जा सकता है, तो ये कंपेयर करना हम लोग को आना चाहिए। अब इसके बाद देखो, ये तो प्रेशर की यूनिट मैंने आपको बताई, ऐसे बेटा वॉल्यूम की भी यूनिट होती है, तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम एंड देयर कन्वर्जन। और ये जो यूनिट आप पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि ये केवल केमिस्ट्री में काम आएंगी, ये यूनिट्स फिजिक्स में भी, अब जब आगे बढ़ोगे जैसे जैसे, तो फिजिक्स में भी ये काम आएंगी, है ना। क्योंकि फिजिक्स में भी एक चैप्टर पढ़ोगे आप, आइडियल गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करके, उसमें गैसों की कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ाई जाती है फिजिक्स में भी, है ना। तो वहाँ पे भी हम लोग को ये यूनिट्स हेल्प करेंगे। तो ये बेसिक यूनिट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कहीं भी आ सकती हैं सारी, है ना, ये सबको पता ही होना चाहिए। देखो इसके बाद वॉल्यूम की यूनिट में अगर देखें तो वॉल्यूम की ये डिफरेंट यूनिट है, लीटर, मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, एमएल, इतनी यूनिट है। अच्छा इसमें कोई पूछे एसआई यूनिट कौन सी है, Meter. मीटर क्यूब। हाँ एसआई यूनिट है मीटर की। अब जैसे देखो आपसे अगर पूछा जाए कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मैनी लीटर, So 1000. 1000. है ना, 1000, बिल्कुल। 1 मीटर में 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, मोस्टली तो सर एमएल में ही मांगता है इक्वेशंस में या फिर लीटर में।
देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी जब हम लोग लगाया करेंगे, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन, तो वहां पे हम लोग को वॉल्यूम लीटर में ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हम लोगों को मतलब सारे कन्वर्जन लीटर से रिलेट करके आने चाहिए, है ना। अब देखो अगर आपसे पूछा जाए लीटर और डेसीमीटर क्यूब में क्या रिलेशन, कोई वन बता सकता है? सो वन 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 वन। वन डेसीमीटर से 1 decimeter. हाँ, 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है। अब लोग आप लोग कहीं भी कोई भी चीज जैसे लीटर में लीजिएगा, है ना, तो आप शॉपकीपर से बोलिएगा कि 1 लीटर मिल्क दे दो, नहीं 1 लीटर नहीं, 1 डेसीमीटर क्यूब, तो हो सकता है वो समझ ही ना पाए आपकी बात। वो कहेगा बेटा क्या कह रहे हो, डेसीमीटर दे दो, डेसीमीटर क्यूब। एक्चुअली 1 लीटर 1 डेसीमीटर के बराबर ही होता है। ठीक है। अच्छा, और इसके बाद देखें सेंटीमीटर क्यूब में क्या रिलेशन वन होता है, में 1 लीटर 1000 इक्वल टू, 100 1000. हाँ 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर। अच्छा, ये दोनों यूनिट बराबर होती है, सेंटीमीटर क्यूब और ml इक्वल होती है। ठीक है, ये दोनों यूनिट सेम होती है, आपस में इक्वल होती 1000 है इनका। milliliter is equal to 1 centimeter cube. हाँ, इसको आप ऐसे बोल सकते हो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के ही बराबर होता है। ठीक है। तो इसमें ऐसे लिख लो कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो लीटर भी कितने हो, सॉरी ml भी कितने हो जाएंगे, ml भी 1000 हो जाएंगे। अच्छा, सेंटीमीटर क्यूब को शॉर्ट में सीसी भी लिखते हैं, है ना, C.C. इसको ऐसे समझो, C फॉर सेंटीमीटर और दूसरे C का मतलब है क्यूब, है ना। सेंटीमीटर क्यूब को शॉर्ट में C.C भी लिख दिया जाता है। तो अगर सीसी कहीं लिख दिया जाए तो ये मत समझना ये कोई नई यूनिट है। वो सेंटीमीटर क्यूब जब उसको आप लिखोगे, स्पेलिंग लिखोगे, सेंटीमीटर भी सी से स्टार्ट हो रहा है और क्यूब भी सी से स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों का सी चुरा लेते हैं हम लोग, तो C.C कर देते हैं। ठीक है। तो ये सारी सेम यूनिट है, ये सभी सेम है। 3 cc होगा। 10⁻³ हाँ रे, इसको 10⁻³ कर दो बेटा, 10⁻³। ठीक है। तो ये सारी यूनिट कन्वर्जन हो गए वॉल्यूम के, है ना। कर लो, नोट कर लो आप लोग। है ना, हो गया, नोट हो गया। Yes. अच्छा, चलो बढ़िया। अब इसमें टेम्परेचर भी कर लो, है ना, वही बच रहा है बस। गैस के 3 वेरिएबल होते हैं, स्टेट वेरिएबल, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। तो वो भी कर लो, यूनिट ऑफ टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 स्टैंडर्ड स्केल का वैसे यूज किया जाता है, मतलब हम लोग के सिलेबस में मेन ये 3 स्टैंडर्ड स्केल की बात होती है ना। मतलब पूरी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे तो टेम्परेचर आपको इन्हीं 3 स्केल में दिया जाएगा, और जिसमें पहला स्केल होता है डिग्री सेल्सियस स्केल। पहला स्केल कौन सा है, डिग्री सेल्सियस स्केल। दूसरा स्केल होता है केल्विन स्केल, केल्विन स्केल। और तीसरा स्केल होता है डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। तो टेम्परेचर को इन 3 स्टैंडर्ड स्केल से हम लोग मेजर करते हैं। अब देखो हर एक स्केल के बारे में आपको बस उसका आइस पॉइंट और जो फ्रीजिंग मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो पता होना चाहिए। जैसे ये मैंने जो बना रहा हूँ, इसमें सबका जो ये नीचे वाला पॉइंट है, लोअर मोस्ट पॉइंट, ये एक्चुअली आइस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा।
देखो मैं लिख देता हूँ साइड में, ये आइस पॉइंट, और इसका जो मैक्सिमा है वो एक्चुअली उस बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, ये जो तीनों स्केल हैं उसके लिए सॉल्वेंट वाटर लिया गया, मतलब वाटर को स्टैंडर्ड रेफरेंस लेते हुए ये स्केल डिफाइन किए गए। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर कितने में आइस में कन्वर्ट होता 0 डिग्री 0 degrees. है ना, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस स्केल का क्या हो जाएगा, आइस पॉइंट। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 कितने पे डिग्री वाटर का, 100. 100 डिग्री, है ना। तो ये इसका हो गया मैक्सिमम टेम्परेचर, मतलब ये इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अच्छा, यही टेम्परेचर अगर हम लोग केल्विन स्केल में देखें तो वाटर का आइस जो टेम्परेचर आता है ये 270, अच्छा 270 है ना, 273.15, और बॉइलिंग पॉइंट 100 ऐड कर दो क्योंकि डिफरेंस 100 का ही है। 373.15. हाँ, ये इतने में मीजर होता है। अच्छा, फॉरेन डिग्री फॉरेनहाइट स्केल में आइस पॉइंट वाटर का आता है 32 डिग्री फॉरेनहाइट, और जो बॉइलिंग पॉइंट आता है वो 212 आता है। ठीक है। अब देखो इन तीनों में अगर हमें रिलेशन लिखना है तो इसका एक सिस्टमेटिक पैटर्न होता है। बोलते हैं कि आप जैसे मान लो कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन, या डिग्री सेल्सियस या फॉरेनहाइट, किसी में भी लिखना है तो पहले आप उस स्केल का जो स्टैंडर्ड नोटेशन है वो लिख दो। डिग्री सेल्सियस जैसे मैंने लिख दिया, ठीक है, माइनस उसका आइस पॉइंट कर दो, तो वाटर का ये तो 0 ही होता है, और डिनोमिनेटर में इन दोनों का डिफरेंस ले लो, है ना। बॉइलिंग पॉइंट और आइस पॉइंट का डिफरेंस ले लेना है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 0, वो 100 ही आ जाएगा। अच्छा, और केल्विन स्केल में भी ऐसे ही करो, केल्विन पहले सिंबल लिख दो, माइनस उसका क्या कर दो, आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय डिफरेंस, डिफरेंस 273.15 माइनस 2, ये 100 ही आ जाएगा। और फॉरेनहाइट में भी ऐसे ही करो, तो ये सारे बराबर होंगे आपस में। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करके लिख दो, डिग्री सेल्सियस अपॉन 100, ये हो जाएगा केल्विन माइनस 273 डिवाइड बाई 100। जैसे मैंने इन दोनों को ही बराबर कर दिया, ठीक है, तो 100 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये रिलेशन आ गया केल्विन का, केल्विन स्केल में जो टेम्परेचर होगा वो डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ठीक है, वैसे होता तो एग्जैक्ट ये है रिलेशन, ठीक है, एग्जैक्ट ये रिलेशन होता है, लेकिन वही बात है ना कि हम लोग थोड़ा राउंड ऑफ करके ही कोशिश करेंगे कि कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये जो नंबर आ रहा है ना 273.15, इसको राउंड ऑफ करके हम लोग न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में कितना ले लेते हैं, 273 73. हाँ, तो हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम लोग मोटा मोटा 273 ही लेंगे बेटा, उसमें 0.15 लेने की कोई आवश्यकता नहीं हम लोग को। लेकिन सर हम जैसे लोग क्वेश्चन में दिया हुआ स्पेसिफिकली टेक द वैल्यू ऑफ 2 केल्विन 273.15, तो सर क्या उसमें 273 लेंगे या फिर 0.15 भी लेंगे? देखो, अगर अगर कुछ ऐसा उसने लाइन ऐड कर दी है क्वेश्चन में कि टेक दिस वैल्यू फॉर कन्वर्जन, है ना, एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें कि 273.15 ही लेना है ना, या फिर उसने ऐसा कुछ बोला हुआ तब तो फिर आप यही लीजिएगा। लेकिन आपको कभी बोला नहीं जाएगा, आप निश्चिंत रहो, है ना, और हम लोग इसी को लेके चलेंगे, है ना, 273 को। ठीक केल्विन है, स्केल में माइनस में टेम्परेचर पॉसिबल है? केल्विन में सबसे छोटा टेम्परेचर 0 केल्विन होता है, उसको एब्सोल्यूट 0 बोलते हैं, है ना। और डिग्री सेल्सियस में वो होता है -273.15, उससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होता है, मतलब वो मेंटेन नहीं कर सकते हम लोग, या वो रिटेन नहीं हो सकता। अब बोस जैसे आइंस्टाइन इसमें कंडेंसेशन उसी पे होता है क्या कह रहे हो, सर? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन सर -273 पे ही होता है।
बोर्स आइंस्टाइन कंडेंसेशन क्या होता है, पता पहले ये तो बताओ होता क्या है, सर बच्चों वो को पता तो चले इसके बारे में। सर इट इज अ स्टेट इन व्हिच द मैटर इज इन द कोल्डेस्ट फॉर्म। थ्योरेटिकली हम लोग ले लेते हैं इतना, लेकिन अगर आप और डिटेल में पढ़ो तो ये टेम्परेचर वो 0 केल्विन से थोड़ा ज्यादा ही होता है, जैसे 1 केल्विन के नियर बाई होता है, लेकिन थ्योरेटिकली उसको ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि 0 केल्विन 1 केल्विन में डिफरेंस ही कितना है ना। आप जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो वहां पे ये चीजें हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन कर पाना पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं हमारे पास जो 0 केल्विन टेम्परेचर रिटेन कर सके। होता क्या है, उससे पहले ही वो सब्सटेंस, अगर मान लो कोई गैस है तो या वो लिक्विफाइड हो जाएगी, और लिक्विफाइड होने के बाद सॉलिडिफाई हो जाएगी, और एंट्रोपी उसकी 0 हो जाएगी। 0 केल्विन आते आने से पहले ही उसकी एंट्रोपी 0 हो जाएगी, है ना। तो उस टेम्परेचर को एग्जैक्ट नहीं, हाँ 0 केल्विन की तरफ टेंड कर सकते हैं, ठीक है, टेंडिंग टेम्परेचर ले सकते हैं। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, देखो 0 0 काटो और 5 नहीं, और किससे कैंसिल हो, 2 से कैंसिल हो रहा है, 5 और 9, 9 तो ये रिलेशन आ जाएगा 5 और 9, ये रिलेशन, ये डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट वाला रिलेशन। तो ये ऐसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं, मतलब किसी भी टेम्परेचर को एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला ज्यादा यूज होगा क्वेश्चंस में, क्योंकि ज्यादातर टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया जाएगा, और पीवी इक्वल टू एनआरटी में हमें किस में लेना होगा, केल्विन में। तो हम लोगों को ये वाला ज्यादा यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन में। तो इतनी बात समझ में आ गई सही को। यस सर। सर एक ये क्वेश्चन ये छोटी क्लासों में पढ़ा दिया जाता है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जो दोनों केल्विन और फॉरेनहाइट स्केल में सेम मीजर होता हो, -40 है ना, -40 है। ये तुम लोग ने याद किया होगा, तो बस पता होना चाहिए, बाकी इसको निकालना चाहो निकाल लो, यहाँ भी एक्स ले लो, यहाँ भी एक्स ले लो, और सॉल्व करो तो वो -40 आ जाए। तो -40 एक ऐसा टेम्परेचर होता है जो दोनों स्केल में सेम रीड होता है ना, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फॉरेनहाइट। अच्छा, ऐसा कोई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस या केल्विन स्केल में होगा जो दोनों में सेम रीड हो? सर 2 से 0। नहीं, पॉसिबल ही नहीं। देखो, अगर यहाँ भी आप एक्स लोगे Yes. और यहाँ भी एक्स लोगे तो वो एक्स ही एक्स कैंसिल ही हो जाएगा जो जिसको आप निकालना चाह रहे हो वही पिक्चर से गायब हो जाएगा। मतलब कहने का कि इस डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल में ऐसा कोई टेम्परेचर एक्चुअली डिफाइन ही नहीं होता है ना, वो ये केवल इसी में डिफाइन होता है, डिग्री फारेनहाइट में ही डिफाइन होता है, ठीक है, ऐसा टेम्परेचर बनता ही नहीं। अब तो एक क्वेश्चन चलो करते हैं, है ना। लिख लो, एक एक गैस सिलेंडर, a gas cylinder contains कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऐसे लिख लो, a gas cylinder filled with carbon dioxide gas at 10 atmospheric pressure and 127 degrees Celsius temperature. The volume of cylinder is 500 ml. Then calculate आपसे देखो 3 बातें पूछी आ रही। फर्स्ट पार्ट में मोल्स पूछे आ रहे हैं, गैस के मोल्स बताने हैं। सेकेंड पार्ट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं
कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और थर्ड पार्ट में नंबर ऑफ एटम्स बताना। ठीक है, ये क्वेश्चन है। है ना, करिए एक बार, अटेम्प्ट कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, आप लोग सबसे पहले मोल्स बताइएगा कितने आ रहे फिर वॉल्यूम को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हैं। वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना होगा, वॉल्यूम लीटर में। Sir, 0.15 moles. So 0.15 moles. 0.15, बिल्कुल सही, करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है ना। अगर आपका मोल्स आ रहे हैं 0.15 तो बिल्कुल सही आ रहे हैं, और बाकी दोनों भी बहुत आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं मोल इंटू Na. एन, है ना। तो ये आ जाएगा 0.15 इंटू एन, और नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे मोल इंटू एन इंटू 3. एटॉमिसिटी। और कार्बन डाइऑक्साइड की एटॉमिसिटी 3 होती है, तो ये नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, है ना। तो मेन इसमें वैसे देखा जाए तो मोल ही है। अब देखो एक बार मैं कर देता हूँ सॉल्व भी, है ना। देखो मोल निकालने के लिए आपको गैस के मोल निकालने हैं, तो आप सीधे अप्लाई करो पीवी इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें एन, हम लोग को एन मोल होते हैं, स्मॉल एन मोल होते हैं, और वही निकालने हैं, तो एन हो जाएगा पीवी बाई आर टी। अब बस आपको याद रखना कि पी जो है गैस का प्रेशर है, लेकिन इट शुड बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अच्छा, प्रेशर तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही दे दिया है, तो इसमें फिर कोई समस्या नहीं है, तो हमें एटीएम में चाहिए, वो एटीएम में दे दिया उसने। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम बेटा लीटर में लेना है, बस ये ध्यान रखना। और कितना दिया है, 500 ml। और ml को लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1/1000. एक लीटर में, हाँ, एक लीटर में 1000 ml होते हैं, तो अगर हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। आर की वैल्यू, आर आप ले लो 1/12, और टेम्परेचर केल्विन में, और इसने कितने दिया है 127, भैया डिग्री सेल्सियस में है, तो 127 प्लस 273 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 400। ठीक है, तो केल्विन में आप सब्स्टिट्यूट करो 400, बस इसको, बस जैसे ही आप सॉल्व करोगे ये 0.15 आ जाएंगे मोल। और अगर मोल 0.15 आ गए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे हमारे। सेकेंड पार्ट में मॉलिक्यूल निकालना है, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो 0.15 इंटू एन। ठीक है, और थर्ड पार्ट में कह रहा है एटम्स का भी नंबर बता दो, तो नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे मोल इंटू एन इंटू एटॉमिसिटी, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू एटॉमिसिटी। तो मोल आ गया 0.15 इंटू एन, एटॉमिसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड की एटॉमिसिटी 3 होती है, तो 0.45 इंटू एन। ठीक है, तो बाकी दोनों चीजें देखो बहुत इजीली आ गई, है ना। तो इस तरह से आपसे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बस यूनिट का ध्यान दीजिएगा, बस यूनिट में ध्यान से रखिएगा, बाकी फिर गलतियां होने के चांस ही नहीं होते।
फिर इसमें एक कंडीशन और आती है, एसटीपी और एनटीपी कंडीशन, है ना, एसटीपी और एनटीपी कंडीशन, Yes, sir. एसटीपी और एनटीपी कंडीशन। देखो जब भी आपको ये कंडीशन बोली जाए क्वेश्चन में, कई बार आपको ऐसा बोला जाएगा कि कोई गैस है और वो एसटीपी कंडीशन पे मेंटेन की गई है ना, या कोई गैस एनटीपी कंडीशन पे, तो इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो मतलब आना चाहिए। टेम्परेचर 0 डिग्री एसटीपी, सेल्सियस होता है और हाँ टेम्परेचर प्रेशर होता है वो 1 atm होता है। 180 होता है, बिल्कुल सही, है ना। तो इसका देखो पहले मैंने फुल फॉर्म लिख दिया है। एसटीपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, या एनटीपी को बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। और जो मॉडर्न आईयूपीएसी सिस्टम दिया गया है, अ, अभी आप लोग आईयूपीएसी नेमिंग में पढ़ोगे भी कि आईयूपीएसी सिस्टम जो मॉडर्न दिया गया है वो 2004 में रिवाइज करे गए हैं बहुत सारे रूल। तो 2004 से पहले तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था, ठीक है ना, ओल्ड नॉमेनक्लेचर सिस्टम में। लेकिन 2004 के बाद मतलब जब न्यू मॉडर्न आईयूपीएसी सिस्टम दिया गया, तो ये दोनों सेम है, मतलब दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों को सेम मान लिया गया, ठीक है। कुछ टीचर पुराना वाला पढ़ा देते हैं इसमें, और उसमें क्या होते हैं बच्चे फिर आंसर गलत करने लगते हैं। तो अब हम लोगों को ये याद रखना है कि इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है एज पर मॉडर्न आईयूपीएसी सिस्टम, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? देखो इसके नाम से समझो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इसका मतलब ये है कि जब भी किसी गैस को एसटीपी या एनटीपी कंडीशन में लिया जाएगा, तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर, मान लो एक कंटेनर, उसमें आपने कोई गैस फिल कर ली, ठीक है, तो इसमें दो चीजें आपको स्टैंडर्डाइज कर दी है आपने, मतलब दो चीजें आपको फिक्स करने होंगी। तो एक गैस का टेम्परेचर, एक प्रेशर। प्रेशर आपको 1 एटीएम के बराबर लेना पड़ेगा। प्रेशर आपको कितना लेना पड़ेगा? 1 एटीएम, ठीक है। प्रेशर आपको लेना पड़ेगा 1 एटीएम के बराबर। और टेम्परेचर कितना लेना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन केल्विन में कितना हो जाएगा? 273 केल्विन। मतलब जब भी एसटीपी एनटीपी बोल दे तो आप अपनी तरफ से ये दोनों डेटा ले लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एसटीपी कहने का मतलब ही क्या है कि जो भी गैस आपने एसटीपी कंडीशन में ली हुई है या एनटीपी कंडीशन में ली हुई है, उसका टेम्परेचर आपने फिक्स कर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना ले लिया है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अच्छा, अगर हम लोग मोल निकालें, एसटीपी कंडीशन में मोल निकालें, तो देखो मोल निकालने का फॉर्मूला तो वही है, आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन दो चीजें फिक्स हो गई हैं, है ना। अब प्रेशर 1 एटीएम हो गया बेटा। वॉल्यूम अभी आपकी मर्जी है। वॉल्यूम एनटीपी एसटीपी में बेटा वॉल्यूम ही वेरिएबल होता है ना, वॉल्यूम फिक्स नहीं है, वॉल्यूम आप कितना भी ले सकते हो, ठीक है बेटा। सर वो भी एसटीपी STP में होना एनटीपी, हाँ वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, है ना, चाहिए। वॉल्यूम। तो अच्छा देखो, बाकी सारी चीजें मैंने रख दी। प्रेशर 1 एटीएम, आर की वैल्यू लीटर एटीएम वाली रख दी मैंने, और टेम्परेचर केल्विन में। तो ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 22.4, है ना। कितना आ जाएगा ये? 22. 22। तो एक हमें देखो फॉर्मूला मिल गया, एक हमें नया फॉर्मूला मिल गया, मोल्स ऑफ ए गैस एट एसटीपी और एनटीपी। अगर किसी भी गैस के मोल आपसे बेटा कभी भी एसटीपी या एनटीपी कंडीशन पे पूछे जाएं, तो आप सीधे इस फॉर्मूले को भी लगा सकते हो, ठीक है। किसी भी गैस के मोल एसटीपी या एनटीपी पे कैलकुलेट करने को बोले जाएं, तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी और एनटीपी। लेकिन ये फॉर्मूला बेटा एसटीपी एनटीपी कंडीशन जब दी हो तभी लगाना। अगर उसने एसटीपी एनटीपी ऐसा कुछ ना बोला हो तो मत लगाना, नहीं तो गलत हो जाए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कहता है किसी गैस का वॉल्यूम एसटीपी एनटीपी पे होता है वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइडेड बाई 22.4, ठीक है। वी क्या है? वी है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस,
इन लीटर, हाँ ये ध्यान रखना वॉल्यूम लीटर में ही लीजिएगा, और डिवाइडेड बाई 22.4, या आप वॉल्यूम ml में लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन फिर आपको डिनोमिनेटर में 22,400 लेना पड़ेगा, है ना, फिर है ना, 1000 से आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर ठीक है, इसमें भी तो एक कुछ मतलब डिफरेंशिएशन होता है ना, अगर प्रेशर 1 atm में है तो फिर 22.4 लिखते हैं, अगर 1 बार में है तो 22.7 लिखते हैं। देखो ये तुमने ओल्ड डिफिनेशन कंसीडर कर ली, यही मैं बोल रहा था कि आपको हो सकता है कुछ बुकों में भी यही चीज मिल जाए देखने को, जितने भी एडिशन 2004 से पहले वाले होंगे उनमें ये चीज 100% लिखी हुई मिलेगी, क्योंकि देखो ओल्ड डिफिनेशन क्या थी कि ओल्ड डिफिनेशन में एसटीपी में तो यही था, लेकिन एनटीपी में थोड़ा सा चेंज था, एनटीपी में प्रेशर 1 बार लेते थे हम लोग, और टेम्परेचर तो वही था 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 1 एटीएम और 1 बार में थोड़ा फर्क तो होता ही है, क्योंकि बार से जब एटीएम में कन्वर्ट करोगे तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा ये 1.0 कितने से डिवाइड करेंगे, 1.03 से डिवाइड करेंगे, तो वो जो 10 ये 1.0325 से डिवाइड करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 22.4 से, और ये मल्टीप्लाई होने बाद कितना आ जाएगा 22.7 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो मॉडर्न IUPAC सिस्टम है वो कहता है कि 1 बार और 1 एटीएम आपको बराबर ही लेके चलना है फिजिकल केमिस्ट्री में, तो इस सिचुएशन में फिर एनटीपी एसटीपी में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, मतलब हम लोगों को यही फॉर्मूला याद रखना है, चाहे एसटीपी कंडीशन हो या एनटीपी कंडीशन, यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है है ना, बिल्कुल मैं लेटेस्ट बात बता रहा हूँ। Yes. और वो ओल्ड डिफिनेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, वो 22.7 आपको अब लेके चलना ही नहीं कहने का मतलब। ठीक है, एसटीपी बोले या एनटीपी बोले हम लोग 22.4 से ही डिवाइड करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक एवोगैड्रो हाइपोथेसिस आ जाएगी। देखो अगर मैं बोलूं कि किसी गैस को आपने एनटीपी एसटीपी कंडीशन में लिया हुआ है और आपने एग्जैक्टली उसका 1 मोल ले लिया है, उस गैस का कितना मोल ले लिया बेटा 1 मोल। One more. 1 more. अगर आप मोल की जगह 1 रख देंगे तो वॉल्यूम जो आएगा गैस का वो कितना आ जाएगा 22.4 लीटर ही आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दोगे आप 1 इंटू 22.4 है। तो ये एक एवोगैड्रो हाइपोथेसिस बोली जाती है, बोला जाता है कि द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए आइडियल गैस एट एसटीपी और एनटीपी कंडीशन ऑलवेज ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम, है ना, मतलब 1 मोल आपने कोई अगर गैस लिया है और आपने एसटीपी या एनटीपी कंडीशन में इसको स्टोर किया है तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी 22.4। 22.4 liter. हाँ, इसे ही एवोगैड्रो हाइपोथेसिस बोलते हैं फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए ये हाइपोथेसिस होती है एट एसटीपी कंडीशन, एसटीपी या एनटीपी कंडीशन पे लगा इसको बोल सकते हैं। सीधा सा स्टेटमेंट है, लिख लो द वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय 1 मोल आइडियल गैस at STP और NTP कंडीशन ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम लोग को पता होना चाहिए कि कभी कहीं कहीं पर मान लो ये स्टेटमेंट आपको लिखा मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये स्टेटमेंट इसी फॉर्मूले से ही आया है। ठीक है, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? हाइपोथेसिस का एक्चुअली मतलब ये होता है कि जैसे कोई चीज को आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया सपोज, ठीक है,
और उस एक्सपेरिमेंट के कुछ रिजल्ट्स मिले आपको, ठीक है, और उस रिजल्ट्स के बेसिस पे आपने एक स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन ये आप श्योर नहीं हो कि 100% ये स्टेटमेंट सही ही होगा, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि वो हम लोग देख नहीं सकते, या उनको मतलब कि बस एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं इस रिजल्ट के बेसिस पे ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क, हाइपोथेसिस जब भी बोला जाता है तो एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि इट मे बी रॉन्ग, हो सकता है ये गलत भी हो, है ना। बात सर, क्योंकि देखो सर पर अगर सीधी कोई बात है चीज कि पता नहीं होगी तो वो तो फॉर्मूले में नहीं पता होगी ना। नहीं समझे, नहीं क्या कहें। मतलब कि इसमें जैसे बताया कि हाइपोथेसिस में सब चीज क्लियर नहीं होती है, कि मतलब डाउट रहता है कि कोई चीज मिसिंग होगी। पर अगर हमने मतलब ये 22.4 तो हमने फॉर्मूले में हाँ वैल्यू डाल के निकाला है, अगर वैल्यू गलत आएगी तो फॉर्मूले में कोई कमी है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो सर फॉर्मूला बिल्कुल भी कहना। हाइपोथेसिस होना चाहिए, क्योंकि वो भी डाउटफुल है, क्योंकि वो भी क्लियर नहीं है। लेकिन सर अगर फिजिक्स का देखा जाए तो हर मेजरमेंट में एरर होते ही होते हैं, तो सर इसमें भी एक ऐसी एरर है। देखो ये दोनों जैसे सृजान बोल रहे हैं, इसका भी कहना सही, जैसे ये जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं हम लोग, आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि हम लोग आज के लेक्चर में मेन उसी पे डिस्कशन ही कर रहे हैं। ये गैस के केवल आइडियल बिहेवियर पे बेस्ड है ना। और अभी जब आगे बढ़ोगे, जैसे इस चैप्टर के बाद एक आगे चैप्टर आएगा जिसमें हम लोग गैसी स्टेट में पढ़ेंगे, उसमें हम लोग रियल गैस के नेचर की बात भी करेंगे, रियल गैस। और वहां पे हम लोग इसी ये उस चैप्टर में हम लोग यही डिस्कशन ही करेंगे कि आइडियल गैस इक्वेशन पूरी तरह से सही नहीं है। ये ये इक्वेशन तब तक सही है जब तक हम लोग गैस के नेचर को एक आइडियल बिहेवियर कंसीडर करें, है ना। अच्छा, अभी तो यहाँ पे बस मैंने एक लाइन लिखी हुई आइडियल बिहेवियर, वहां पे हम लोग इस पे भी डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियल बिहेवियर, मतलब आइडियल बिहेवियर एज्यूम करने का क्या मतलब क्या है। तो वहां पे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से एजम्पशंस लिए जाते हैं जब किसी गैस को आइडियल गैस, आइडियल बिहेवियर उसका कंसीडर करते हैं, तो उसके पीछे बेटा कुछ एजम्पशंस होते हैं। लेकिन अगर वो एजम्पशन ना ले हम लोग, तो बोलते हैं कोई भी गैस ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती नहीं है ना। मतलब नेचर में आइडियल गैस नाम की कोई गैस ही नहीं होती, मतलब आइडियल बिहेवियर एग्जैक्टली शो करने वाली कोई गैस नहीं होती, सभी गैसें रियल बिहेवियर शो करती हैं। वहां पे हम लोग यही करेंगे, इस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे, इसमें जो मिस गलतियां हैं उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। और उस एक साइंटिस्ट थे वांडरवाल, उन्होंने ये काम किया था, और इस इक्वेशन को हम लोग एक्सटेंड करके एक वांडरवाल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब इसमें जो गड़बड़ियां हैं उसको सही कर देंगे, और इस इक्वेशन का चेहरा बदल जाएगा, ये इक्वेशन इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो So अभी it means that chemistry is all about assuming. नहीं, देखो ऐसा भी नहीं, एज्यूमिंग भी नहीं है। देखो इसमें हम लोग बहुत स्टेप वाइज चलते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, ठीक है। और अगर आपको मैं बिना आइडियल गैस के बारे में बताए, अगर मैं आपको डायरेक्ट वांडर वाली इक्वेशन पढ़ाऊंगा, तो आपको आधी से ज्यादा बातें समझ में नहीं आएंगी कि मैं उसमें क्या बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए पहले हम लोग आइडियल बिहेवियर को डिस्कस करते हैं कुछ एजम्पशंस लेते हुए, और फिर उन एजम्पशंस को इग्नोर करते रियलिटी पे बात आते हैं कि हाँ एक्चुअली रियलिटी तो ये है। तो पता चलता है कि अच्छा हाँ इसमें ये गड़बड़ियां हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे वो बच्चा कह रहा है, इसीलिए हम लोग अभी इसको हाइपोथेसिस बोल रहे हैं। क्यों वो हाइपोथेसिस बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये आइडियल गैस के लिए दिया गया है,
और आइडियल गैस, कोई भी गैस 100% आइडियल नेचर शो ही नहीं करती है। इसका मतलब 1 मोल गैस का वॉल्यूम जो हम लोग बोल रहे हैं ना 22.4 लीटर, ये तभी तक पॉसिबल है जब अगर हम लोग उस गैस का नेचर क्या मान ले, आइडियल मान ले। ठीक है, आइडियल नेचर में एक 2-3 पॉइंट है, उसमें एक पॉइंट मैं बता देता हूँ। जैसे गैसों के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगते हैं, है ना, मतलब कि कोई भी गैस है तो उनके मॉलिक्यूल के बीच में क्या लगते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगते हैं। लेकिन जब हम लोग आइडियल बिहेवियर की बात कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग मान के चलते हैं, ज्यूम करके चलते हैं, देयर इज नो एनी टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट एमंग गैस मॉलिक्यूल। मतलब गैसों के बीच में कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग 0 मान के चलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको अभी हम लोग हाइपोथेसिस इसीलिए बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, एक बात और ये भी समझ लो कि ये जो मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें जब भी गैसों की बात होगी तो हम लोग हमेशा गैस के नेचर को क्या मान के चलेंगे, आइडियल, Real. है ना। इसलिए पीवी इक्वल टू एनआरटी मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में तो भगवान है। मतलब मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर पढ़ते समय इसको हम लोग लगाएंगे, इसी से ही आंसर निकालेंगे, उससे जो भी आंसर आएगा वही सही माना जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अच्छा फिर एक क्वेश्चन करते हैं, चलो। ज्यादा बता देंगे ना तो आप लोग टेंशन में आ जाओगे, इसलिए अभी जितना इस चैप्टर में जो चीजें हैं पहले उन्हीं को हम लोग अच्छे से समझेंगे। So, तो द मास ऑफ 5.6 लीटर of a unknown gas at STP is found to be 4 gram. Predict the gas. आपको गैस प्रेडिक्ट करनी है कौन सी है, आपको ऑप्शन दे रहा हूं मैं। ए ऑप्शन में ऑक्सीजन है, बी में सल्फर डाइऑक्साइड है, सी में नाइट्रोजन है और डी में मीथेन है। ठीक है, करो, अटेम्प्ट करो आप लोग। ये ऊपर वाला फॉर्मूला ही लगेगा, ये इस फॉर्मूले की हेल्प लेनी होगी आपको। Sir, methane. मीथेन बिल्कुल सही, करेक्ट है ना, करेक्ट आंसर Yes. मीथेन आएगा, है ना। आ रहा है बेटा सभी का, Yes, sir, methane. मीथेन आ रहा है, दीपिका आ रहा है। नो सर मेरा नहीं है। so मेरा भी नहीं है। देखो मैं फिर एक बार देख लो आप लोग, जिसको भी डाउट है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपसे कह रहा है कि मास मास ऑफ 5.6 लीटर ऑफ ए अननोन गैस एट एसटीपी इज फाउंड टू बी 4 ग्राम। कोई अननोन गैस है, नाम नहीं बता रहा है, शर्मा रहा है, और उसका एसटीपी पे वॉल्यूम दिया हुआ है। देखो आपको एक पते की बात दे दी है उसने, एसटीपी कंडीशन में गैस का वॉल्यूम दे दिया है 5.6 लीटर, और उसका मास दे दिया है। ठीक है, दो बातें आपको दे दी गई हैं, 4 ग्राम। ठीक है, तो कह रहा है गैस का नेचर क्या होगा। तो देखो जब भी एसटीपी कंडीशन में गैस का वॉल्यूम दिया जाए तो आप समझ जाना वो आपको मोल निकलवाना चाह रहा है, मतलब आप मोल कैलकुलेट करने के लिए ही वो दे रहा है आपको, है ना, वॉल्यूम। तो आप तुरंत मोल निकालिए, मोल्स ऑफ गैस क्या हो जाएगा फॉर्मूला,
फॉर्मूला वही ऊपर वाला लगा देना, वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय गैस एसटीपी डिवाइड बाय 22.4। तो ये 5.6 डिवाइड बाय 22.4, ये हाँ इसका 4 टाइम्स है, तो 1/4 आ गया। अब देखो मोल को हम लोग नेक्स्ट लाइन में ब्रेक कर देंगे। मोल का वो सदाबहार फॉर्मूला ओपन कर दो, मोल इक्वल टू क्या होता है, मास डिवाइड बाय मोलर मास, है ना। ये फॉर्मूला तो यूनिवर्सल है, मतलब ये तो हर जगह लगा सकते हो, चाहे वो गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड है ना, वो तो हर जगह लगता है। तो गैस का मास कितना है, 4। अच्छा मोलर मास पता नहीं क्या है, तो यहाँ से मोलर मास निकल आएगा, मोलर मास आ जाएगा 4 × 4 16 आ जाएगा। और आपसे कह रहा है कि गैस प्रेडिक्ट करो, तो देखो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, है ना, चारों में आप क्या करो, मोलर मास निकाल लो। जैसे O2 का मोलर मास 32 होता है, इसका 64, इसका 24, मेथेन का 16। तो 16 देखो किसके बराबर आ रहा है, ये मेथेन के बराबर है। इसका मतलब वो गैस मेथेन ही होगी इन चारों में से, है ना। यस ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। बहुत उसमें कुछ खास बात बस यही है कि फॉर्मूला पता होना चाहिए, और कुछ में खास बात नहीं, ये फॉर्मूला बस याद होना चाहिए। मोल्स ऑफ गैस इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4। तो जब भी आपको एसटीपी कंडीशन में मोल दिए जाएंगे या वॉल्यूम दिया जाएगा, तो उससे आप मोल निकाल लिया करो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सही से? Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब इसमें एक टर्म आता है एवरेज एटॉमिक मास। क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास? देखो शुरुआत में हम लोग ने एटॉमिक मास के कई सारे टाइप पढ़े थे, जैसे एटॉमिक मास पढ़ा था, ग्राम एटॉमिक मास, एक रिलेटिव एटॉमिक मास। लेकिन जो आप अभी पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, पीरियोडिक टेबल जब पढ़ोगे, तो उसमें पीरियोडिक टेबल में एक मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी, ठीक है। लेकिन उस मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई करके लॉन्ग Modern फॉर्म ऑफ टेबल में, हाँ उसको लॉन्ग फॉर्म या मॉडर्न भी बोल सकते हो, उसमें कन्वर्ट कर दिया गया। जो आज की डेट में हम लोग पढ़ते हैं या जिस थ्योरी में जिसका डिस्कशन करते हैं, जिसका यूज करते हैं, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है। तो बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं, उनके जो एटॉमिक मासेस लिए गए हैं, वो बेटा उनके एवरेज एटॉमिक मासेस लिए गए। मतलब हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये एवरेज एटॉमिक मास पे बेस्ड है, एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास पे बेस्ड है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है, ठीक है। देखो ये एक्चुअली आइसोटोप्स के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है। एवरेज एटॉमिक मास किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है, डिफाइन, हाँ, विद रिस्पेक्ट टू आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। देखो आज की डेट में अगर देखा जाए तो 120 से ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। 120 से ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। और खास बात यह है कि जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, उनमें एक बात ये कॉमन पाई गई है कि सभी एलिमेंट के 2 या 2 से ज्यादा आइसोटोप्स भी एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, है ना। पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे कि 120 एलिमेंट की तो पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ते ही हैं, वैसे एलिमेंट तो ज्यादा डिस्कवर हो चुके हैं, और सभी एलिमेंट के आइसोटोप्स भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। मिनिमम 2 आइसोटोप तो सभी के हैं, और कुछ के तो 2 3 4 6 कई सारे आइसोटोप्स बनते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट या ऑल एलिमेंट, ऑल बोलना ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो सभी एलिमेंट के नेचर में क्या होते हैं, आइसोटोप्स बनते हैं। अच्छा आइसोटोप्स होते क्या है ये पता है आप लोगों को? आइसोटोप्स Sir, atoms of element having same atomic number but different atomic mass. बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। आइसोटोप्स के बारे में सर तो पता फर्स्ट ही पॉइंट होना में, सर फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, डिफाइन, आगे क्या लिखा है उसके? डिफाइन विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स की डिफिनेशन है, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स which have
which have same atomic number, which have same atomic number but have different atomic masses, but have different atomic masses. सॉरी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर लिखो, एटॉमिक मास की जगह मास नंबर लिखा जा रहा है, ठीक है। तो सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटम जिनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स देखे जाते हैं, है ना। पहला तो 1H1 होता है, इसको प्रोटियम बोलते हैं, इसका इसकी जगह P भी लिख सकते हो। और 1H2 ड्यूटेरियम होता है, इसकी जगह D लिखते हैं। 1H3 ट्राइटियम, इसकी जगह T लिख देते हैं। तो हाइड्रोजन के नेचर में 3 आइसोटोप्स देखे जाते हैं, है ना। और ऐसे ही कार्बन के भी देखा जाए तो 3 आइसोटोप होते हैं। कार्बन का 12 वाला सबसे स्टेबल होता है, कार्बन का 13 वाला, कार्बन का 14 वाला। ये दोनों रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है, लेकिन ये सभी एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन का लास्ट वाला रेडियो एक्टिव होता है, बाकी ये दोनों स्टेबल होते हैं। ऐसे देखो, हर एलिमेंट के कम से कम 2 या 2 से ज्यादा आइसोटोप्स मिलते हैं नेचर में, ठीक है। अब वो सभी के लिखेंगे तो लिखते ही रह जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट है। ऐसे क्लोरीन के लिखना चाहो लिखो, क्लोरीन का 35 वाला और क्लोरीन का 37 वाला, है ना। 36 वाला भी मिलता है लेकिन उसका एबेंडेंस बहुत कम होता है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं कि भैया ये एवरेज एटॉमिक मास का क्या मतलब है ना, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, होता क्या है कि सभी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स को अगर हम लोग जब देखते हैं तो नेचर में उनके जो परसेंटेज होता है वो अलग अलग होता है। अगर नेचर में किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज देखा जाए, परसेंटेज एबेंडेंस देखा जाए, तो वो अलग अलग होता है। जैसे मैंने कोई एक एलिमेंट x मान लिया, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इसलिए मैं जनरल लिख रहा हूँ x, ठीक है। अब इसके नेचर में कई सारे आइसोटोप्स हैं, तो पहले वाले आइसोटोप का मास नंबर A1 है, क्योंकि देखो आइसोटोप में मास नंबर ही डिफर करता है, एटॉमिक नंबर तो सेम ही होता है, इसलिए एटॉमिक नंबर लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो दूसरे का A2 मान लिया, तीसरे का A3, ऐसे करते मान लिया इसके कुछ कोई n आइसोटोप एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनका नंबर कुछ भी हो सकता है ना। तो अभी मैं जनरल मान के चल रहा हूँ। अच्छा, फिर इनका अगर नेचर में परसेंटेज देखा जाए कि कौन सा आइसोटोप कितने परसेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इनका परसेंटेज नेचुरल एबेंडेंस, तो नेचर में जो इनका परसेंटेज एबेंडेंस है वो भी अलग अलग होगा। वैसे वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगा, है ना, उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन करते समय वो दे दिया जाएगा। मान लो पहले वाले का कुछ P1% है, दूसरे वाले का कुछ P2% है, ऐसे मान लेते हैं, तीसरे वाले का कुछ P3% है, चौथे वाले का ऐसे ही, लास्ट वाले का Pn% है। तो अगर आपसे बोला जाए कि इस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास बताइए क्या होगा, ठीक है, तो हम लोग निकाल सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास। देखो, एवरेज वैसे ही निकाला जाता है जैसे मैथ में निकाला जाता है, वही फंडा यहाँ लगा देना। उसके लिए ऐसे फॉर्मूला लिख देते हैं। न्यूमरेटर में हम लोग क्या करते हैं, समीशन लेते हैं, समीशन ऑफ AI इंटू PI, I इज इक्वल टू 1 to n। मतलब उस आइसोटोप के जितने, उस एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप हैं, हर एक एलिमेंट के मास नंबर में उसके रिस्पेक्टिव परसेंटेज को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और क्या लेते जाएंगे, सम करते जाएंगे। ये सिग्मा साइन होता है सम का। जैसे पहले के लिए A1 इंटू P1 कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे, फिर A2 इंटू P2 कर देंगे प्लस, A3 इंटू P3, ऐसे ऐड करते जाएंगे, तो वो जनरल हो जाएगा AI इंटू PI, है ना। बोलो बोलो भाई। Yes. Yes. Yes, sir. ठीक है, ये लिखना तो थोड़ा जानते ही होंगे, या फिर मैं इसको सिंपल वे में लिख देता हूँ। चलो देखो, इसको ओपन करना आना चाहिए। आई की वैल्यू पहले 1 ले लो आप,
ठीक है, तो आई की जगह 1 रख दो तो हो जाएगा A1P1, फिर समीशन का साइन तो प्लस लगा दो, फिर आई की वैल्यू नेक्स्ट इंटीजर 2 ले लो बेटा, 1 के बाद 2 आएगा, तो A2P2, फिर 3 ले लो, A3P3, ऐसे डैश 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 उसका कुछ n आइसोटोप है, तो ये फाइनल वैल्यू होती है, ये अपर लिमिट होती है, तो इसको लास्ट में रख दो, तो ANPN, ठीक है, और डिवाइडेड बाई टोटल परसेंटेज का सम कर दो, P1 प्लस P2 प्लस P3। अच्छा हो, तो परसेंट का नेट सम किसके बराबर आएगा? 100 100 100 हाँ, परसेंट का सम तो 100 ही के बराबर आएगा, है ना, तो चाहो तो डिनोमिनेटर में आप सीधे 100 ही ले लो। हाँ, तो ये भी तो कह सकते हैं ना, परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप इनटू एटॉमिक मास अपॉन 100। हाँ, बस वो आगे समीशन और बोलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसका सम कर रहे हैं ना, वही मतलब वही है। तो इस तरह से उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया जाता है ना, तो इससे उस एलिमेंट का हमें क्या मिल जाएगा? एवरेज एटॉमिक मास। तो जो बेटा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल बनाई गई है, उसमें ऐसे ही हर एक एलिमेंट के लिए करके उसका क्या निकाला गया? एवरेज एटॉमिक मास। और उसी के वो जो वैल्यूज लिखी होती हैं एलिमेंट के उसमें सुपरस्क्रिप्ट में, वो उनका एवरेज एटॉमिक मास होता है, ठीक है ना, ये बात पता थी कि नहीं पता थी तुम लोगों को? अच्छा, Yes, sir. अच्छा ये बताओ, जो मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी सबसे पहली वाली, उसमें उन्होंने कौन से एटॉमिक मासेस लिए थे? क्या एवरेज एटॉमिक मास लिया था? No, sir. No, sir. नहीं, मेंडलीफ ने जो सबसे पहली पीरियोडिक टेबल बनाई थी अपनी, तो वो उन्होंने रिलेटिव एटॉमिक मासेस लिए थे, आरएएम। सर ये सिग्मा हाँ के ऊपर बताओ। एस क्या है? Upper limit. हाँ, सिग्मा के ऊपर ये एक्चुअली लिमिट्स होती हैं, जैसे आई एक वेरिएबल है, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है और n तक जानी है। जैसे देखो, अगर उस एलिमेंट के दो आइसोटोप है, तो आई की वैल्यू 1 से 2 तक जाएगी केवल, मतलब ये फॉर्मूला हो जाएगा A1P1 प्लस A2P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2, वो 100 ही होगा। अब 3 आइसोटोप है, तो आई की वैल्यू 1 से 3 तक लेंगे, मतलब n आप समझ लो n नंबर ऑफ आइसोटोप, है ना, उस एलिमेंट के कितने आइसोटोप है वो उसका नंबर है, Yes. ठीक है। और वैसे मेन यही लास्ट वाला फॉर्मूला, इसी को आप लोग बस लगा देना, बाकी वो तो लिखने का तरीका होता है, ठीक है। जैसे तो एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे आपसे बोला जाए कि नेचर में क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, नेचुरली अकरिंग क्लोरीन हैव टू आइसोटोप, कौन सा एक क्लोरीन 35 वाला होता है, एक सेंट है, तो इसमें आपको दिया हुआ है क्लोरीन जो 35 है वो 70% एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, 35 वाला, और जो तुम्हारा है ना 37 वाला, वो 25% एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, है ना, तो क्या हो जाएगा? तो 35.5. हाँ, 35, जो हम लोग याद रखते हैं ना क्लोरीन का, वो एक्चुअली 35.5 उसका एवरेज एटॉमिक मास होता है, ठीक है, जो हम लोग क्वेश्चंस में यूज करते हैं। तो सिंपल आप निकाल सकते हो फॉर्मूले से, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, ये हो जाएगा देखो A1 इंटू P1 प्लस A2 इंटू P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2, मतलब 100 ही हो जाएगा। अब A1 35 है और उसका परसेंटेज कितना है? 75, दूसरे का 25 इंटू 37 और डिवाइड बाई 100, तो ये आपका वही 35.55 समथिंग आता है। तो क्लोरीन का हम लोग
इतना ही ले लेते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, Yes. बोलो भाई, है ना? यस सर। Yes. हाँ, इसमें कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। जैसे आपको इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कई बार मिलेंगे कि जैसे आपको कोई एलिमेंट दे दिया जाए और उसके दो आइसोटोप दे दिए जाएंगे। ठीक है, दो डिफरेंट आइसोटोप दे दिए जाएंगे। एक का एटॉमिक मास A1 ले लेता हूं मैं, एक का A2 ले लेता हूं। ठीक है, और आपको उस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास दे दिया जाएगा, है ना? एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू दे दी जाएगी, ये मतलब क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, और आपसे पूछेगा क्या, उन दोनों में किसी एक का परसेंटेज एबेंडेंस पूछ देगा। परसेंटेज एबेंडेंस ऑफ कह देगा, है ना, हेवियर आइसोटोप, मतलब जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा, हो सकता है उसका पूछ दिया जाए, या जिसका एटॉमिक मास कम है उसका पूछ दिया जाए। तो उसको निकालने का एक जल्दी तरीका होता है कि आपको जैसे A1 वाले का निकालना है, A1 वाले का परसेंटेज एबेंडेंस निकालना है। ठीक है, तो उसका क्या तरीका है, देखो, जो एवरेज एटॉमिक मास दिया जाएगा उसको लिखना आप लोग, और उसमें जिसका नहीं पूछा जा रहा है, जैसे देखो आपको A1 वाले का निकालना है, तो जिसका नहीं पूछा जा रहा है उसके एटॉमिक मास को सब्ट्रैक्ट कर देना, मतलब एवरेज में दूसरे वाले आइसोटोप के एटॉमिक मास से सेपरेट कर देना। अच्छा, इसमें ध्यान रखना कि मॉड मैंने लगा दिया है वैसे तो, लेकिन आप लोग हमेशा बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू माइनस कीजिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा एवरेज एटॉमिक मास A2 से बड़ा ही हो सकता है A2 की वैल्यू ज्यादा हो, है ना? तो आप डिफरेंस पॉजिटिव लीजिएगा, है ना, बड़े में छोटा नंबर माइनस कीजिएगा, और डिवाइडेड बाई वो जो आइसोटोप है उनके एटॉमिक मास का डिफरेंस ले लीजिएगा, और इनटू क्या कर दीजिएगा 100। तो सीधे उसका क्या आ जाएगा, परसेंटेज एबेंडेंस, वो जो भी आइसोटोप है उसका परसेंटेज एबेंडेंस आ जाएगा। ठीक है, वैसे करोगे तो आपको एक्स एक्स मान के करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा, मतलब अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट होगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन में देता हूँ, जैसे बोरॉन है, बोरॉन के कह रहा है कि नेचर में दो डिफरेंट आइसोटोप एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक बोरॉन 10, एक बोरॉन 11। ठीक है, और इसमें बोरॉन का जो एवरेज एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास वो दे दिया गया है क्वेश्चन में। एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है 10.85। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट परसेंटेज एबेंडेंस ऑफ B10 आइसोटोप। ठीक है, B10 वाले का बताना, बोरॉन के 10 एटॉमिक नंबर वाले का परसेंटेज एबेंडेंस बताना। तो 15%। कितना, 15% है ना? यस। ठीक है ना, 15% आ जाएगा। देखो तुम्हें 10 वाले का पूछ रहा है, तो देखो आप क्या करो, एवरेज एटॉमिक मास में, और जिसका नहीं पूछ रहा है उन दोनों के एटॉमिक मास का डिफरेंस ले लो, लेकिन इसमें 11 बड़ा है तो 11 माइनस 10.5 करो, 10.5। ठीक है, और डिवाइडेड बाई वो जो भी दो आइसोटोप है इनका डिफरेंस ले लो। A1 इसमें क्या हो जाएगा, A11 माइनस 10 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 85, नहीं 15, हाँ 15% आ रहा है। ठीक है, बोलो भाई, Yes, sir. आ रहा है Yes, बेटा? sir. Yes, sir. है, वैसे करोगे तो एक्स करके करना पड़ेगा, लेकिन इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में कि आप एक्स मानो ये सब करो, मतलब कि सब्जेक्टिव पेपर में कर सकते हो, सब्जेक्टिव पेपर में खूब टाइम मिलता है,
ऑब्जेक्टिव पेपर में टाइम बचाना है आपको, तो ये सब ट्रिक बड़ी काम आती है। जैसे ये वाला आप लग करके बताओ, नियॉन के कह रहा है 2 आइसोटोप है, एक नियॉन का 20 वाला है, एक 22 वाला है, ठीक है। और एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 21.55। तो आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट परसेंटेज abundance of heavier isotope of neon। नियॉन का जो हेवियर आइसोटोप है उसका पूछ रहा है परसेंटेज एबंडेंस। हेवियर मतलब समझ रहे हो, जिसका मास नंबर क्या हो, ज्यादा हो। है ना, बताओ भाई। गुरप्रीत सिंह बताओ भाई, सिद्धार्थ सिंह तुम भी बताओ, सिंह इज किंग। 22 वाले ले लेंगे। अरे सर कहाँ से 75%। 75%। 72.5 सर, एक मिनट बस, ये जाएगा 72.5 72.5% सर। 72.5 ना। यस सर। ठीक है, सही है। तो नियॉन 22 वाले का निकालना है। देखो हैवियर आइसोटोप का मतलब यही है जिसका मास नंबर ज्यादा है, मतलब 22 वाले का ज्यादा है 20 से, तो इसी का निकालना है आपको। तो आप क्या करो, देखो एवरेज वैल्यू कितनी है 21.55, और जिसका पूछ रहा है उसको छोड़ दो, जिसका नहीं पूछ रहा उसके मास नंबर का डिफरेंस ले लो न्यूमरेटर में। तो 21.55 माइनस 20 डिवाइडेड बाई वो जो आइसोटोप है उनके मास नंबर का डिफरेंस ले लो। तो 22 माइनस 20 मल्टीप्लाई 100 कर दो, है ना। तो ये जब करोगे तो आ जाएगा 72 पॉइंट कितना आ रहा है, 5। 72.5 5। 72.5% आ गया, बिल्कुल सही करेक्ट, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार आपको मिलेंगे, तो सीधे बस आपको लॉजिक पता होगा तो तुरंत निकाल लोगे, इसमें टाइम नहीं लगेगा। तो ये तुम लोग का आईटीसी वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है, मतलब इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हो गया है ना, जिसको हम लोग ने बोला था मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 1। मोल कॉन्सेप्ट में 2 पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर, तो आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। तो अब आपको करना क्या है भाई, क्वेश्चन कौन से लगाने हैं, क्या करना है, थोड़ा उसको मैं बता देता हूँ तुम लोग को। ये एक में वर्कशीट अभी इसमें तुम लोग को शायद ग्रुप में मैंने भेज भी दिया है, यस सर। एक ये आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा। यस सर। हाँ, ये बस अटेंडेंस आपको एक्चुअली कैसे रहेगी? प्रैक्टिस के बेसिस पे ही मैं देता हूँ आप लोगों को, ये आपको। हाँ, क्या करो बेटा, अटेंडेंस। यस सर, अटेंडेंस कैसे हाँ, रहेगी? अटेंडेंस लेके मुझे भेज देना ये ग्रुप, सर मतलब मेरे पर्सनल। अच्छा, सेंड कर दिया। सर ये जो डीपी सर ये जो वर्कशीट है इसको इसी वाली नोट्स वाली कॉपी में कर सकते हैं। हाँ, इसको नोट्स वाली कॉपी में कर लो, इसको तो नोट्स में ही ऐड कर लो, क्योंकि ये प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे देखो ये इसमें पहला वाला पार्ट है, इसमें करना क्या है, आपको गैस दी है अमोनिया, उसका प्रेशर दिया है 1 atm, वॉल्यूम दिया है इतना 22.4 लीटर, टेम्परेचर दिया। अब आपको जो फिल नहीं है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, उनको फिल करना है। जैसे पहले मोल्स निकाल लेना पीवी इक्वल टू एनआरटी से, फिर मोल से मास निकाल लेना, फिर है ना मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लेना, और फिर मोल से नंबर ऑफ एटम। तो ये सब फिल होते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको करिएगा, उसमें आपके सारे ये कन्वर्जन जो आपने पढ़ा, मैंने आपको बताया ना, वो सारे इसमें लग जाएंगे कन्वर्जन। तो मतलब आप लोग को रट जाएंगे कन्वर्जन सारे, अगर आप ये पूरी कर लोगे। और इसके बाद जो मेन होमवर्क है, वो जो आपको मैंने सीट भेजी थी इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री की, ये आपको मिल भी गई होगी,
यस सर। है ना? यस। वो Yes. उसमें जितने जितने क्वेश्चन मैंने सर्किल नहीं किए थे या जितने मैंने कलर नहीं किए थे वो Yes, sir. आज करने हैं। मतलब आज का होमवर्क क्या है, जो अनसर्कल क्वेश्चन है या जो कलरलेस क्वेश्चन है उनमें कलर आपको फिल करना है। ठीक है? ठीक है, क्लियर? कलरलेस मतलब तो पूरे गायब हो जाएंगे। हाँ, जैसे ये वाले जो मैंने छोड़ दिए हैं ये वाले आप लोग अटेंड कर लीजिए। ठीक है? अब ये वाले हो जाएंगे आप लोगों से। ठीक है? यस। तो इनका डिस्कशन बोलो तो संडे को रख लें, अगर संडे तक कर लो, और अगर संडे को ना कर पाओ तो फिर नेक्स्ट वीक में रख दें, जैसा बोलो तुम लोग। संडे सही है, संडे। Yes, sir. अच्छा, संडे सही है ना? तो चलो ठीक है, तो मैं टाइमिंग दे बता अभी दूंगा नहीं तुम बता लोगों को। सर, संडे को सुबह ही एक बार ग्रुप पर मैसेज कर दीजिएगा, थोड़ी देर के लिए बस इनेबल कर दीजिएगा कि हम लोग मैसेज कर ले। अगर हो जाता है तो बता देंगे सर, आपको भी परेशानी होगी हमें भी। या फिर सर आप एक दूसरा ग्रुप बनाने को गए थे उस पे करवा दीजिएगा। यस सर, उस पे करवा दीजिए। अच्छा वो अच्छा, ज्यादा ऐसा सही करते हैं, देखो। हाँ हाँ, नहीं मैं समझ गया, आपकी बात सही है अपनी जगह। देखो तुम लोग के गूगल क्लासरूम में मैं अभी एक लिंक भेज दूंगा व्हाट्सएप का। ठीक है? एक मैं ग्रुप बनाता हूँ, उसका लिंक भेज दूंगा, और आप लोग ज्वाइन कर लेना वो ग्रुप। ठीक है? यस। यस सर। गूगल क्लासरूम तो सभी लोग ज्वाइन कर चुके हो ना? यस सर। Yes, sir. अच्छा अच्छा, तो उसी में एक मैं लिंक भेज दूंगा व्हाट्सएप का, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर उसी में संडे को एक बार मैं पूछूंगा, आप लोग अगर अटेम्प्ट कर लेना तो बता देना, अगर मान लो नहीं अटेम्प्ट कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, मंडे ट्यूसडे कर लेंगे। ठीक है ना? इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो सर चलो फिर आज का होमवर्क इतना ही है। हाँ हाँ, बोलो बेटा। सर अच्छा, एक्चुअली मैंने डीपीपी ग्रुप नंबर 2 कर लेना। हाँ हाँ, बोलो। सर एक्चुअली मैंने ग्रुप थोड़ा लेट ज्वाइन किया था व्हाट्सएप वाला, तो सर उसमें वर्कशीट 2 और 3 शो कर रहा है। सर आप 1 रीसेंड कर देंगे? 1 ठीक है, कर देंगे रिसेंट। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। या फिर ऐसा करता हूँ, देखो मैं पूरा पीडीएफ, वर्कशीट का पूरा पीडीएफ है, सर उसमें एक चीज है 1 सर, 2 आप 3। क्लास कितनी देर में एंड करेंगे? क्योंकि मेरा नेट एग्जॉस्ट हो चुका है, मुझे पता नहीं कि कितनी देर और चलेगा। बेटा क्लास एंड हो ही गई है। सर मैं लीव ठीक कर है, सकता हूँ? हाँ कर सकते, कोई दिक्कत। ठीक है, तो उसमें मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा अभी गूगल क्लासरूम में, मतलब उसमें वर्कशीट 1 2 3 जितनी भी है ना, सारी उसमें एक साथ भेज दूंगा, है ना? ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। तो थैंक यू सर। ओके सर, थैंक Thank ठीक you, है, sir. ओके अच्छा। ओके Thank you, sir. ओके, ठीक है, फिर मैं वाइंड अप करूँगा ना।